हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ अमित। हम डिस्कस कर रहे हैं एंशंट एजुकेशन इन इंडिया। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे वैदिक एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर्स। इसमें हमने प्री वैदिक और वैदिक एरा देखा था और प्री गुप्ता एंड 600 BC टू 600 AD वाला एरा देखा था, यानी कि गुप्ता एरा। अब हमें ये तो आइडिया हो चुका है कि कौन कौन से लिटरेचर्स अवेलेबल थे वैदिक में और बुद्धिस्ट में। आज हम उन इंस्टीट्यूशंस को याद करेंगे जो कभी हमारे इंडियन एजुकेशन के सितारे या ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज हुआ करते थे। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे प्रोमिनेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तक्षशिला इंडिया में थी और 700 BC में यहाँ पर एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर था, यानी कि दुनिया भर के स्कॉलर्स यहाँ पढ़ने आया करते थे। जैसे आज हम बाहर जाके पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम ऑक्सफोर्ड, MIT और कैम्ब्रिज के सपने देखते हैं, और उस समय लोग इंडिया में आने के लिए तरसते थे। यहाँ की एजुकेशन इतनी एडवांस लेवल की थी कि बहुत सी कंट्रीज़ से बहुत से स्कॉलर्स ने यहाँ पर अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। अगर आप बात करें बहुत ही प्रोमिनेंट स्कॉलर्स की, आज मैं बात करूंगा, तो उसमें सबसे पहला नाम इस तक्षशिला यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट होने वाले, हालांकि कोई डिग्री या एग्ज़ाम नहीं होता था, पर उस दौरान भी कुछ ऐसे स्कॉलर्स थे जिसने आज भी हमारे एकेडमिक कंटेंट को इम्प्रोवाइज़ किया है या एक तरीके से इन्फ्लुएंस किया है। मैं बात करना चाहूँगा कौटिल्य की, जो कि मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, और उनकी अर्थशास्त्र की। मैं बात करना चाहूँगा चरक की, जो मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ा अजूबा माने जाते थे। ये सब लोग तक्षशिला में पढ़ते थे। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा पनिनी की, जो एक बहुत ही बड़े ग्रामरियन थे, यानी कि उन्होंने ग्रामर के स्क्रिप्ट्स, अष्टधाई अगर आपने नाम सुना होगा तो वो उनके द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट है। ये सारे जो स्कॉलर्स जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये सब के सब ऑलरेडी तक्षशिला से पढ़कर पास आउट हुए थे। तो अगर हम बात करें वैदिक और बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस की, तो मैं फिर से एक ग्राफ बना लेता हूँ। अगर ये एंशिएंट इंस्टीट्यूशंस हैं तो इनको भी हम वैदिक और बुद्धिस्ट में बांट सकते हैं। अब जैसे मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी। ये गंधारा किंग ने 7वीं BC में बनाई थी और काफ़ी प्रोमिनेंट टाइम रहा इसका। और उसके बाद जो आने वाले इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे विक्रमशिला, नालंदा, ओदांतपुरी, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस भी बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे। मैं इनकी लिस्ट डिटेल वाइज आपको भी बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखना। अगर हम वैदिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा गुरुकुल से। गुरुकुल वो इंस्टीट्यूशन था जहाँ पर वैदिक एजुकेशन इम्पार्ट की जाती थी। आचार्य हुआ करते थे, जो स्कॉलर्स होते थे वो थोड़े एलाइट क्लास के होते थे, यानी कि वो स्टूडेंट्स जैसे कोई राजकुमार हुआ करता था या कोई क्षत्रिय जो कि मिलिट्री साइंस सीखने वहाँ आता था। यानी कि जो वर्ण जाति की अगर हम बात करें तो हायर लेवल क्लासेस, अगर हम शूद्र क्लास को छोड़ दें तो बाकी सारी क्लासेस यहाँ पढ़ने आया करती थी। ऐसे ही हम बात करेंगे परिषदों की। ये एक कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी उस दौरान, जहाँ पर पूरे देश के विभिन्न भागों से स्कॉलर्स आके डिबेट किया करते थे। ऐसे ही हम बात करेंगे आश्रम्स की। ये भी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस उस दौरान हुआ करते थे। ऐसे ही कुछ इंस्टीट्यूशंस थे जिनके नाम मैं यहाँ लिखूंगा, जैसे थे अग्रहारास, और अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो
कुछ मठ हुआ करते थे जहाँ पर शिवालिक्स और वैश्य ये दो सेक्ट्स के लोग पढ़ाया करते थे यहाँ पे। और जो इलाका ब्राह्मण ब्रह्मपुरी, यहाँ पर कुछ ब्राह्मण वैदिक एजुकेशन देते थे, इसको भी हमें देखना होगा, ब्रह्मपुरी। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात आएगी वैदिक में तो हम लिख सकते हैं मिथिला, ये एक एंशंट यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे। नादिया, इसको भी मैं बताऊंगा डिटेल में। उज्जैन और कांची, इसके अलावा था एनायरम और लास्ट श्रृंगेरी। ये सारे आप देख रहे हो, ये सब वैदिक इंस्टीट्यूशंस थे। ऐसे ही हम बुद्धिस्ट के लिखें तो मैं नालंदा का नाम ले चुका हूँ, नालंदा। तक्षशिला का मैं पहले ले चुका हूँ, ये सब बुद्धिस्ट में आएंगे। विक्रमशिला, ये सब के बारे में डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा। और ओदांतपुरी, और जगतदाला। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे तक्षशिला और फिर हम बताएंगे नालंदा। तो इसके लिए देखो आप नेक्स्ट स्लाइड। सो हेयर इज द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज या इंस्टीट्यूशंस को। ये जितने भी नाम मैंने लिखे हैं ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ उस दौरान थी, यानी कि एंशंट इंस्टीट्यूशंस का जब हम नाम लेते हैं तो सबसे पहला नाम आता है तक्षशिला का। ये 7th सेंचुरी BC में एस्टेब्लिश की गई। जब मैं बोलता हूँ BC तो यानी कि बिफोर क्राइस्ट। आप बहुत जगह पर इसको BCE भी देखोगे, पर ये इसका मतलब होता है कॉमन एरा। यानी कि अगर हम AD की बात करेंगे या CE की बात करेंगे, दोनों एक ही चीज़ें हैं। और जब हम BC की बात करेंगे और BCE की बात करेंगे, ये दोनों भी एक चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ये कॉमन एरा और ये बिफोर कॉमन एरा, इसको एनो डोमिनी बोलते हैं, और ये बिफोर क्राइस्ट। पर ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं और ये दोनों एक ही चीज़ होती है। मॉडर्न नोटिफिकेशन आजकल CE और BCE जाना जाता है। तो जब मैं 7th सेंचुरी BC की बात कर रहा हूँ तो वो दौरान ऐसा था जब ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की गई थी, और ये सिचुएटेड थी गंधार में। वहाँ के राजा ने इसे बनाया था और ये आज की डेट में अफ़गानिस्तान में है। पर उस दौरान ये पढ़ाई का सबसे प्रोमिनेंट, हायर एजुकेशन का सबसे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन था। अगर हम बात करें विक्रमशिला की तो ह्यून सैंग ने भी इसे मेंशन किया है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ाए जाते थे? तो यहाँ पढ़ाया जाता था कॉमर्स, यानी कि इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स जैसे अर्थशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, और यहाँ तक कि आयुर्वेद, व्याकरण, स्नेक बाइट और वेदांता, और तीनों वेद, यानी कि अगर हम इसमें अथर्ववेद को छोड़ दें तो उसको बोलते हैं वेद्यात्रयी। 3 वेदास को बोलते हैं वेद्यात्रयी। कौन कौन से?
ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद, ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, पर ये पॉइंट शायद मैंने नहीं बताया था कि वैद्यात्रय क्या होते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स उस दौरान तक्षशिला में पढ़ाए जाते थे। चरक जो कि बहुत बड़े फिजिशियन थे, सर्जन थे उस दौरान, कौटिल्य जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे यानी इकोनॉमिस्ट थे, वो सब तक्षशिला में पास आउट हुए हैं, ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद हम देखेंगे नालंदा। तो पहले यहाँ ये डिलीट कर देता हूँ मैं, ताकि मुझे थोड़ी जगह मिल जाए, फिर मैं नालंदा के कुछ पॉइंट्स आपको बता सकूँ। नालंदा जो है वो एस्टैब्लिश हुई है 427 CE में, और ये थी लास्ट 1197 CE तक। जब मैं CE की बात करता हूँ तो मैं बता चुका हूँ, यानी कि कॉमन एरा, यानी कि AD, ठीक है। यानी कि अब हम आ गए हैं सीधा 700 साल और ऊपर। तो इस दौरान जो एजुकेशन सिस्टम था बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर चुका था। हमें महायाना और हिनायाना नॉलेज ऑलरेडी पता थी इस दौरान। यहाँ तक कि जो इम्पोर्टेंस है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में अगर प्रोमिनेंस देखो तो नालंदा एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें बड़े बड़े स्कॉलर्स जैसे ह्यून सैंग और तिब्बत से और भी दूसरी कंट्रीज से बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे, और बहुत सी तरह तरह की क्राफ्ट्स उस दौरान डेवलप्ड थी। यहाँ तक कि जो फैकल्टी ऑफ लॉजिक थी, लॉजिक की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा स्कूल लॉजिक का नालंदा में हुआ करता था। उसके बाद यहाँ पर 8 बड़े हॉल्स थे जहाँ पर बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते थे। इसका जो नाम है वो है समाघर्म। ये 8 ऑडिटोरियम्स या बड़े हॉल्स आप बोल सकते हो। ऐसे ही वहाँ पर 300 स्टडी चैम्बर्स थे, 300 स्टडी चैम्बर्स जिसमें स्टडीज़ होती थी। 300 स्टडी चैम्बर्स थे। बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, 9 स्टोरी, 9 स्टोरीज थी उस लाइब्रेरी में, और जिसमें से 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट रत्न सागर डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे। 3 इम्पोर्टेंट रत्न सागर डिपार्टमेंट, यानी एक ही लाइब्रेरी में 3 डिपार्टमेंट्स, 9 स्टोरी की ये लाइब्रेरी थी। कितनी सारे उसमें किताबें और बुक्स उस दौरान, सारे शास्त्र वेद ये सब। यहाँ तक कि जो चांसलर था, चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी नालंदा में, वो कहलाया जाता था शिलभद्र। शिलभद्र क्यों? क्योंकि उसको जितने भी सूत्र और शास्त्र थे वो सब ऑलरेडी उसने पढ़े हुए थे। ऐसे ही जो मेथड ऑफ स्टडी था वहाँ पर वो मोस्टली वर्बल था। ओके, एक्सप्लेनेशंस, ऐसे ही कॉन्फ्रेंसेस, ये सब उस दौरान वहाँ पढ़ाए जाते थे। डिबेट्स और डिस्कशंस भी मेथड ऑफ स्टडी था, तो डिबेट्स भी इसमें आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि इस दौरान ये 4 मेथड्स सबसे प्रोमिनेंट थे नॉलेज को इम्पार्ट करने के। तो ऐसे ही हमारा नालंदा ख़त्म होता है। अब हम देखेंगे वल्लभी। तो पहले मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ये एक वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में पड़ता था, और ये उतना ही प्रोमिनेंट था जितना नालंदा। दोनों ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस थे, एंड इट यूज्ड टू बी इन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, यानी कि लगभग आप मान के चलिए गुजरात के आसपास। इसके भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं बहुत जल्दी से।
यहाँ पर भी सिर्फ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाते थे, यहाँ पर भी आपको अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र पढ़ाया जाता था, यानी कि वो नॉन सेकुलर सब्जेक्ट्स भी यहाँ पढ़ाए जाते थे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, नीतिशास्त्र मतलब लॉ, एंड चिकित्सा शास्त्र यानी कि मेडिसिन। ये तीनों सब्जेक्ट्स वल्लभी में पढ़ाए जाते थे और बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन ये भी रहा है। ऐसे ही अगर आप देखो तो बुद्धिज़्म में जो हिनायना फॉर्म का अगर कोई इंस्टीट्यूशन था तो वो वल्लभी था, यानी कि हिनायना में जब हम नाम लेंगे प्रोमिनेंट स्कूल का तो वल्लभी आएगा। बुद्धिज़्म का अगर हिनायना स्कूल आप लोगे तो वो वल्लभी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाता था। एक बहुत बड़ा ये योगदान रहा है इस यूनिवर्सिटी का। लेकिन अगर आप देखो तो जो फेट था वल्लभी का वो 12वीं सदी में ख़त्म हुआ। 12वीं सदी के आसपास अरब इन्वेशंस बहुत ज़्यादा हो चुके थे। बख्तियार खिलजी का तो आपने नाम सुना ही होगा, काफ़ी तबाही मचाई थी। ऐसे ही उन्होंने तबाही मचाई थी विक्रमशिला में भी, जिसको अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ ये। विक्रमशिला की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है वो मगध में हुआ था। मगध की अगर आपको हिस्ट्री पता करनी हो तो आप गूगल कर सकते हैं। और ये गंगा रिवर के तट पर एक बहुत बड़ा किंगडम था। ऑलमोस्ट आज की अगर हम देखें ज्योग्राफी तो लगभग पटना के आसपास का इलाका, बिहार का इलाका, जहाँ पर आप देखोगे कि 3 रिवर्स आके मिलती हैं, वो पूरा किंगडम वहाँ से लेके कुछ बंगाल का, कुछ यूपी का हिस्सा मिला है। तो मगध एक बहुत बड़ा किंगडम उस दौरान डेवलप्ड था। और विक्रमशिला की भी अगर हम बात करें तो ये भी 8वीं सदी की एक बहुत बड़ी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन थी, 8th सेंचुरी। और इसमें भी काफ़ी सारे स्कॉलर्स यानी लगभग 108 स्कॉलर्स उस दौरान अपॉइंट किए गए थे, सिर्फ एज आचार्य यानी कि सिर्फ टीचर्स के तौर पे वो पढ़ाया करते थे। और लगभग 6 कॉलेजेस में ये बटा हुआ था, 6 कॉलेजेस। और जो बीच का जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी उसका नाम था विज्ञान भवन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा हम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हर मेन गेट पर एक द्वार पंडित हुआ करता था। इसका रोल क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, द्वार पंडित। और यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट्स थे वो व्याकरण, लॉजिक, फिलॉसफी, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था वो था तंत्र शास्त्र, जो यहाँ पढ़ाया जाता था। बुद्धिज़्म में तंत्र विद्या का सबसे बड़ा स्कूल अगर लेंगे तो विक्रमशिला का नाम आएगा आपका। और ये भी बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था 1203 AD में, पूरी तरीके से इसको ख़त्म कर दिया था। तो ये 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। 2 थोड़े से कम इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका नाम है उदांतपुरी और जगतदाला। इनको हम डिस्कस बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर सकते हैं, पर बुद्धिस्ट एजुकेशन में अगर आप देखो इंस्टीट्यूशन में तो इनका नाम भी बहुत ही प्रोमिनेंट रहा है। और ये भी काफ़ी हद तक इंटरनेशनल स्कॉलर्स को अट्रैक्ट करते थे, पर ये इतने प्रोमिनेंट नहीं थे जितने नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला और तक्षशिला हुए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब आपको अगर देखना हो वैदिक यूनिवर्सिटीज़ तो देखो नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज द फाइनल स्लाइड। अब हम डिस्कस करेंगे एंशंट इंस्टीट्यूशंस में वैदिक इंस्टीट्यूशंस। वैदिक इंस्टीट्यूशंस में आपने यहाँ देखे कुछ नाम मैंने लिखे हुए हैं, पर जो सबसे प्रोमिनेंट है वो है मिथिला, जिसे हम
विदेहा भी बोलते थे। 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच का ये इंस्टीट्यूशन है, यानी कि 12th to 15th सेंचुरी, यानी कि ऑलमोस्ट मुगल्स के एडवेंट तक ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन रहा है। बात करते हैं यहाँ के अदर नेम की, तो इसका नाम था विदेहा। ठीक है, ये एक बुलेट पॉइंट हो सकता है। प्रोमिनेंट स्कॉलर्स जो जो यहाँ पढ़ चुके हैं, तो उसमें आएगा नाम जयदेव का, जो कि एक संस्कृत के बहुत ही कुख्यात स्कॉलर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें हिंदी में, तो अगर आपने नाम सुना हो फेमस पोएट विद्यापति का, ये हिंदी में इन्होंने काफ़ी लिटरेचर दिया है, और ये सब प्रोमिनेंट स्कॉलर्स इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से रहे हैं। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाए जाते थे। तो इस मिथिला में लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, और फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कूल ऑफ लॉजिक। ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूशन में इस दौरान ये लॉजिक का स्कूल ज़रूर मिलेगा आपको। ये और तर्कशास्त्र, यानी कि न्यायशास्त्र और तर्कशास्त्र, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट विद्या यहाँ पर दी जाती थी या इम्पार्ट की जाती थी। एक नया स्कूल ऑफ लॉजिक भी इन्होंने डेवलप किया था, और उसका नाम था नव्य न्याय। इसको जो डेवलप किया गया था उनका नाम है गणेश उपाध्याय। इन्होंने एक नया स्कूल ऑफ लॉजिक इस मिथिला यूनिवर्सिटी में डेवलप किया था, का नाम है गणेश उपाध्याय। इस स्कूल ऑफ लॉजिक का नाम था नव्य न्याय। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब हम डिस्कस करेंगे नादिया यूनिवर्सिटी। नादिया यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करें, तो ये भी एक काफ़ी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन रहा है। ये गंगा और जलेगी एक रिवर थी बंगाल में, वहाँ उन दोनों के बीच पे ये सिचुएटेड रहा है, और इसको पहले नवद्वीप भी बोला जाता था। ठीक है, इसे हम नवद्वीप भी बोलते हैं। और अगर प्रोमिनेंट स्कॉलर्स की बात करें, तो गीता गोविंद का नाम आपने सुना होगा, जयदेव। ये बहुत ही प्रोमिनेंट स्कॉलर रहे हैं यहाँ से। इसके अलावा स्कूल ऑफ लॉजिक यहाँ भी एक बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसमें रघुनाथ शिरोमणि स्कूल ऑफ लॉजिक बनाया था इन्होंने भी एक। रघुनाथ शिरोमणि द्वारा नादिया यूनिवर्सिटी में। और अगर देखा जाए तो डिस्कशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसिडर्ड था एज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी डिस्कशन पे पूरा फोकस रहता था, जिससे नॉलेज को बहुत ही एफिशिएंटली इम्पार्ट कर सकते थे। और उज्जैन का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। अब मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ ताकि हम उज्जैन और बाकी सारी चीज़ों को जल्दी से डिस्कस कर लें। देखिए, उज्जैन बहुत ही इम्पोर्टेंट था एक सीट ऑफ लर्निंग पर दो सब्जेक्ट्स के लिए, और वो थे मैथमेटिक्स और दूसरा एस्ट्रोनॉमी। बस ये बुलेट पॉइंट हमें इसमें याद रखना है। अब बात करते हैं, ये कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे सलोदगी कर्नाटका में, NIRM इन तमिलनाडु, श्रृंगेरी एंड कांची इन तमिलनाडु। ये जो इंस्टीट्यूशंस आपको दिख रहे हैं, जब वैदिक एजुकेशन और बुद्धिस्ट एजुकेशन ऑलमोस्ट 15वीं शताब्दी के बाद आप देखोगे धीरे धीरे हमारे यहाँ से ख़त्म होना शुरू हो गए, और मुगल्स के एडवेंट के बाद तो बिल्कुल ही इन पे
कंट्रोल ख़त्म हो चुका था। लेकिन सदर्न इंडिया में अगर आप देखो तो धीरे धीरे ये इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए अंडर द पैट्रोनेज ऑफ विजयनगर। विजयनगर के किंग्स ने इनको पैट्रोनेज दिया वैदिक एजुकेशन को। बुद्धिस्ट एजुकेशन धीरे धीरे नॉर्दर्न इंडिया से ख़त्म हो चुकी थी जैसे जैसे मुगल्स की एंट्री हुई, और वैदिक एजुकेशन का भी कुछ खास इन्फ्लुएंस उस जगह पे नहीं रहा। पर सदर्न इंडिया में ये इंस्टीट्यूशंस डेवलप होना शुरू हुए और काफ़ी सारे वेद और शास्त्र इनका उल्लेख किया गया। अगर हम डिक्लाइन की बात करें एंशिएंट एजुकेशन की, तो बस 15वीं और 16वीं सदी से हम देखेंगे जब मुग़ल एंट्री हुई है। अरबिक्स ऑलमोस्ट आप देखोगे पर्शियन कल्चर पूरी तरीके से नॉर्दर्न और सदर्न इंडिया में आ चुका था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो कि क्या कारण थे डिक्लाइन होने के एंशिएंट एजुकेशन के। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, कुछ पसंद आया हो, तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में कौन कौन सी कमीशंस और पॉलिसीज़ हुए थे हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया को लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।